लर्निंग टू ऑनलाइन बाय बी आर गोदारा में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का चैप्टर 3 जिसका नाम है पृथ्वी की गतियां वो करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियों से पहले हम थोड़ी सी पृथ्वी के बारे में बात कर लेते हैं। पृथ्वी के बारे में तो पहली बात, पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष के ऊपर, किसके ऊपर? अपने अक्ष के ऊपर -23.5 डिग्री झुकी हुई है और ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अपने अक्ष के ऊपर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। इस झुकने के पीछे क्या कारण है? अगर ये अपने अक्ष के ऊपर झुकी हुई नहीं होती तो जो गोलार्ध है, उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध दोनों के ऊपर सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। इसके अलावा दूसरी बात, अगर पृथ्वी घूमती नहीं, क्या नहीं करती? पृथ्वी अगर घूमती नहीं तो फिर क्या होता? यानी कि घूमती नहीं पृथ्वी तो फिर इसके एक भाग के ऊपर प्रकाश व दूसरे भाग पर अंधेरा रहता, अंधेरा रहता। प्रकाश के रहने से क्या होता? गर्मी बढ़ जाती और अंधेरा रहने से क्या होता? ठंड बढ़ जाती, ठंड बढ़ जाती। इन दोनों कारणों से जीवन पृथ्वी के ऊपर संभव नहीं होता। जीवन पृथ्वी के ऊपर संभव नहीं होता। ये मैंने आपको बता दिए पृथ्वी के बारे में। अब हम गतियों के बारे में बात करेंगे। जो गतियां हैं, गतियां पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की गतियां, दो प्रकार की गतियां कौन कौन सी? पहली परिभ्रमण और दूसरी
परिक्रमण। दो प्रकार की गतियां, एक परिभ्रमण है, एक परिक्रमण है। तो हम पहली गति के बारे में बात करते हैं, परिभ्रमण के बारे में। परिभ्रमण, पहली बात तो यह है कि हम इस गति के नाम, इसे क्या क्या नाम से जानते हैं, वो पहले नाम देख लेते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? दैनिक गति भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसे घूर्णन गति भी कहते हैं। इसके अलावा इसे देशांतरीय गति भी कहते हैं। तो आपसे नाम पूछ ले भाई परिभ्रमण गति के क्या क्या नाम है, तो इसे दैनिक गति भी कहते हैं, घूर्णन गति भी कहते हैं, देशांतरीय गति भी कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर और क्या क्या, देखो परिभ्रमण गति के अंदर जो पृथ्वी है, पहले तो इसे कहते क्या, वो देखो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना, उसे परिभ्रमण गति कहते हैं, अपने अक्ष पर घूमने का मतलब क्या है? जैसे ये मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है अपने ही स्थान के ऊपर इस प्रकार से घूमना, इसे हम क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं। यानी कि अपने ही, ये कोई इस प्रकार से मान लेते हैं ये कोई लट्टू है और ये अपने ही स्थान के ऊपर घूमता रहे बारी बारी से, तो उसे हम क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं। यानी कि मैं एक स्थान के ऊपर इस प्रकार से चक्कर काटता रहूं, तो उसे परिभ्रमण कहते हैं। इसके अलावा ये जो परिभ्रमण है और ये जो पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर जो घूमती है, ये 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर एक चक्कर पूरा करती है, एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर है कितने? 24 घंटे के अंदर एक चक्र पूरा करती है। इसे हम क्या कहते हैं? परिभ्रमण गति कहते हैं। इसके अलावा इस गति, जो परिभ्रमण जो गति है, इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है या इसका यूज कहां पर हो रहा है पृथ्वी के अंदर, वो 2-3 बातें हैं, वो और बता देता हूं। देखो पहली बात, परिभ्रमण, इससे क्या होता है? इससे दिन व रात बनते हैं। इससे समुद्रों में ज्वार भाटे आते हैं। दिन व रात बनते हैं, समुद्रों में ज्वार भाटे आते हैं। इसके अलावा और इसके बारे में बात करें तो जो धाराएं हैं, कौन सी? समुद्री धाराएं, समुद्री धाराओं में परिवर्तन करती है। परिवर्तन करती है मतलब किसके अंदर? उसकी दिशा के अंदर परिवर्तन करती है, उसे मोड़ देती है। तो ये 3 बातें हैं।
और परिभ्रमण के अंदर दिन रात बनते हैं, समुद्रों के अंदर ज्वार भाटे आते हैं, धाराओं के अंदर परिवर्तन होता है, और जो बातें थी वो सामान्य मैंने आपको पहले बता दी। अब जो दूसरी जो गति है परिक्रमण, उसके बारे में बात करते हैं। परिक्रमण, परिक्रमण गति। पहले तो इसके नाम की हम चर्चा कर लेते हैं। इसे क्या क्या कहते हैं? इसे वार्षिक गति कहते हैं, इसे अक्षांशीय गति कहते हैं। अक्षांशीय, अक्षांशीय गति कहते हैं। परिक्रमण, इसे वार्षिक गति कहते हैं, इसे अक्षांशीय गति कहते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं परिक्रमण गति होती क्या है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, चक्कर लगाती है, उसे परिक्रमण गति कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। ये जो गति है, ये जो गति है सूर्य के चारों ओर जो ये चक्कर लगाती है, ये जो चक्कर लगाती है 365, ये एक चक्कर है 365 दिन, 365 दिन और 6 घंटे में अपना एक चक्कर सूर्य के चारों ओर पूरा करती है। ये जो 6 घंटे हैं, ये 6 घंटे चार साल में, यानी कि प्रत्येक साल, हर साल 6 घंटे, तो इस प्रकार से 4 साल 4 साल के अंदर ये कितने हो जाते हैं? 24 घंटे। और 24 घंटे का क्या हो जाता है? एक दिन हो जाता है। और ये जो दिन है ये फिर इसके अंदर काउंट कर दिया जाता है, तो ये टोटल कितने दिन हो जाते हैं? 366 दिन हो जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। और ये एक दिन जो जोड़ा जाता है, एक दिन, ये फरवरी माह में जोड़ा जाता है, फरवरी। और फरवरी कितने दिन की हो जाती है? 29 दिन की हो जाती है। ठीक है, जिस प्रकार लीप वर्ष कौन सा हो जाएगा, मैं यहां पर कह दूं 2012, ये क्या है? लीप वर्ष है। इसके बाद में अगर और बात करें 2016, इसी प्रकार 2020। अब जो आगे जो लीप वर्ष आएगा वो 2024। कुल मिला के कहूं तो 4 से जो डिवाइड हो जाता है वो कौन सा होता है? लीप वर्ष होता है। ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में जो इसके महत्वपूर्ण जो बातें हैं, जो अक्षांशीय जो गति है परिक्रमण की, उसके बारे में हम बात करते हैं।
देखो इसका पहले हम प्रयोग कर देख ले, यानी कि भी इसका कहां कहां प्रयोग होता है परिक्रमण गति का। तो पहली बात, इसका जो मेन जो काम जो होता है इस गति का, वो ये ऋतु में परिवर्तन करती है। इसके अलावा जो दिन रात है, जो दिन है रात है, देखो दिन और रात किस गति से बनते हैं, तो वो परिभ्रमण गति से बनते हैं। लेकिन जो दिन और रात छोटे या बड़े होते हैं, छोटे या बड़े होते हैं, वो किस गति से होते हैं, तो परिक्रमण गति से होते हैं। अब हम इसका जो परिवर्तन होता है इसके अंदर बात करते हैं, भी ऋतुओं का किस प्रकार से परिवर्तन होता है, तो उनके बारे में और बात करते हैं। पृथ्वी जब परिक्रमण करती है तो दो प्रकार की लोकेशन बनती है सूर्य के साथ में, ये सूर्य और ये पृथ्वी। और यहां पर मैं पृथ्वी लिख देता हूं, ये पृथ्वी जब परिक्रमण करती है तो दो प्रकार की एक लोकेशन आती है। एक तो ये भी सूर्य और पृथ्वी दोनों क्या होते हैं, नजदीक होते हैं, ठीक है। एक स्थिति क्या होती है, सूर्य और पृथ्वी आपस के अंदर जो दूरी होती है वो क्या होती है, दूर होते हैं, ठीक है। और एक क्या होती है जिसको हम सामान्य बोलते हैं सूर्य और पृथ्वी की दूरी, दोनों की, यानी कि साधारण, जिस साधारण दूरी हम कह सकते हैं, भी दोनों के बीच में साधारण दूरी। तो ये जो साधारण जो दूरी है ये तो होती है 14.98 करोड़ किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर। और ये जो नजदीक होती है ये होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर। और ये जो दूर होती है ये होती है 15.20 करोड़ किलोमीटर, 15.20 करोड़ किलोमीटर। इसके अलावा हम बात करते हैं, ये जो सिचुएशन जो होती है 14 ये तो साधारण दूरी होगी। आपसे पूछे भी सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी कितनी है, तो आप क्या उत्तर दोगे, 14.98 करोड़ किलोमीटर है। इसके अलावा सूर्य और पृथ्वी के बीच के अंदर जब ये दोनों क्या होते हैं, जब पृथ्वी चक्कर काट रही होती है, परिक्रमा कर रही होती है, तब ये नजदीक आती है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, तो इस स्थिति को हम कहते हैं उपसौर। और ये जो स्थिति होती है ये 3 जनवरी को होती है। ये बहुत बार प्रश्न आता है, ये जब नजदीक होती है तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। और ये कब होती है, 3 जनवरी को होती है। जब ये पृथ्वी दूर होती है सूर्य से तो ये जो स्थिति होती है ये अपसौर की होती है, अपसौर की स्थिति होती है। और ये जो स्थिति होती है ये कब होती है, 4 जुलाई को, 4 जुलाई को। ये आपको मैंने बता दिया 4 जुलाई को। अब कुछ बातें और है, जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर प्रकाश किस प्रकार से, दक्षिण गोलार्ध के अंदर किस प्रकार से 0 डिग्री के ऊपर प्रकाश पड़ता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो कुछ जो बातें हैं वो मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूं। 21 जून 21 जून, इसके अलावा 21 मार्च,
22 दिसंबर और इसके अलावा 23 सितंबर। इसके अलावा हम जिन रेखाओं की बात करेंगे वो जो रेखाएं हैं कौन कौन सी? कर्क रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री। इनकी हम बात करेंगे भी इनका क्या सिस्टम होता है और इनको क्या कहते हैं। देखो ये हम मान लेते हैं भी इस प्रकार से सूर्य, और मैं यहां पर एक लोकेशन क्रिएट कर रहा हूं 21 जून की, तो वो आपको थोड़ी सी समझनी है इस प्रकार से, इस प्रकार से। इस प्रकार से ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। और ये जो सिचुएशन है ये किस प्रकार की है? 21 जून की। 21 जून को जो सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है, और ये जो रेखा है, इस रेखा का भी नाम लिख देता हूं मैं, ये कर्क रेखा, कर्क रेखा। 21 जून को सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है वो पड़ता है कर्क रेखा के ऊपर, ठीक है। यानी कि 0 डिग्री के ऊपर क्या पड़ता है? तिरछा प्रकाश पड़ता है। और सीधा प्रकाश किसके ऊपर पड़ता है? 21 जून को सूर्य का सीधा प्रकाश कर्क रेखा पर पड़ता है, कर्क रेखा के ऊपर पड़ता है। तो 21 जून को सूर्य के ऊपर प्रकाश पड़ता है। तो इस समय कर्क रेखा के ऊपर क्या सिचुएशन होगी? पहली बात यहां पर मैं लिख देता हूं, गर्मी होती है, गर्मी अधिक होती है। इसके अलावा यहां पर दिन क्या होते हैं? बड़े होते हैं। रात क्या होती है? छोटी होती है। और इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति, कर्क संक्रांति या उत्तरी अयनात। ये यहां की 21 जून की विशेषताएं भी। आपसे पूछे 21 जून को सूर्य किस रेखा के ऊपर सीधा पड़ता है, तो कर्क रेखा के ऊपर पड़ता है। इसके अलावा यहां पर क्या सिचुएशन होती है 21 जून को? तो गर्मी अधिक होती है, दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है। इसे हम क्या कहते हैं? कर्क या उत्तरी अयनात कहते हैं। इसके अलावा उत्तरी ध्रुव के ऊपर है, यहां पर क्या होता है? प्रकाश होता है। और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर क्या होता है? अंधेरा होता है। यहां पर है प्रकाश होता है, सूर्य की किरणें पड़ती है, प्रकाश होता है। और यहां पर क्या होती है, या यूं कह सकते हैं यहां पर दिन होता है और यहां पर क्या होती है? रात होती है। इसके अलावा इसी सिचुएशन के अंदर अब ये जो मकर रेखा है, यहां पर क्या सिचुएशन होगी 21 जून को मकर रेखा के ऊपर? तो यहां पर रात बड़ी होगी। इसके अलावा दिन छोटे होंगे। इसके अलावा और बात करें तो यहां पर सर्दी होगी। क्या होगी? सर्दी होगी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है 21 जून को। अब हम चलते हैं आगे। जून के बाद में सूर्य जो अपने
पृथ्वी जो होती है वो जब सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही होती है तो वो धीरे धीरे दक्षिणी गोलार्ध की ओर चलती है। यानी कि ये जो सिचुएशन है, अब 21 जून के बाद में हम बात करेंगे। देखो जून के बाद में जुलाई, अगस्त और सितंबर जो मैंने आपको लिखाई थी, सितंबर को जो सिचुएशन जो क्रिएट होगी वो इस प्रकार से अपने मान लेते हैं, इस प्रकार से। तो ये जो सिचुएशन है, अब ये सिचुएशन किस प्रकार की है, 23 सितंबर की, ठीक है। 23 सितंबर को क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश जो होता है वो सीधा किसके ऊपर पड़ता है, 0 डिग्री के ऊपर पड़ता है। यानी कि यहां पर क्या होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, 0 डिग्री की हम बात करें तो जब सूर्य 23 सितंबर को 0 डिग्री के ऊपर होता है तो क्या विशेषता होती है 0 डिग्री के ऊपर, इसे हम विषुवत रेखा बोलते हैं। यहां पर दिन और रात, दिन व रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, बसंत विषुव, बसंत विषुव कहते हैं, ठीक है। देखो दिन व रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसे बसंत विषुव क्यों कहते हैं, देखो 21 जून को यहां पर गर्मी ज्यादा होती है और सितंबर का जो महीना होता है तो उसके अंदर क्या होती है, इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती, ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, बसंत विषुव कहते हैं। अब जो आगे की जो लोकेशन है, अब इस प्रकार से इस प्रकार से तेईस सितंबर, उसके बाद में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कौन सा महीना, दिसंबर। यहां पर हम किस महीने की बात करेंगे, 22 दिसंबर की। अब जो सूर्य का जो प्रकाश जो होता है वो किसके ऊपर पड़ता है, पहले तो मैं नाम लिख देता हूं, इसे हम क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा, ठीक है। ये कौन सा गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। ये कौन सा हो गया, उत्तरी गोलार्ध हो गया, ठीक है। अब जो सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है वो किसके ऊपर पड़ता है, मकर रेखा के ऊपर तो सीधा पड़ता है, और ये जो 0 डिग्री है इसके ऊपर प्रकाश क्या पड़ता है, तिरछा पड़ता है। अब हम बात करते हैं मकर रेखा के ऊपर क्या विशेषताएं हैं। मकर रेखा की, मकर रेखा की, मकर रेखा के ऊपर पहली बात, सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर क्या होगी, गर्मी होगी, ठीक है। जब मकर रेखा के ऊपर सीधा प्रकाश पड़ रहा है और ये जो रेखा है इस रेखा को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। इसको हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। जब मकर रेखा के ऊपर गर्मी है तो यहां पर क्या होगी, सर्दी होगी। अपने दिसंबर के अंदर क्या होती है, सर्दी होती है, वो यही कारण है। इसके अलावा देखो यहां पर दिन और रात क्या होते हैं, दिन क्या होते हैं, बड़े, व रात क्या होती है, छोटी होती है, छोटी। दिन क्या होते हैं, बड़े होते हैं, रात क्या होती है, छोटी होती है। और यहां पर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहां पर दिन और रात क्या हो जाएंगे, दिन यहां पर बड़े हैं तो यहां पर दिन क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। दिन है छोटे और रातें बड़ी,
तो सर्दियों में आप देखते हैं दिन छोटे ही होते हैं। इसके अलावा इसे हम क्या कहते हैं, दक्षिणी अयनात या मकर संक्रांति। ठीक है, मकर संक्रांति जो हम मनाते भी हैं। ठीक है, ये किसकी हो गई, इसकी बात हो गई। और इसके अलावा अब देखो दक्षिणी ध्रुव के ऊपर क्या होगा, प्रकाश होगा। दक्षिणी ध्रुव के ऊपर क्या होगा, प्रकाश, यानी कि यहां पर क्या होगा, अब दिन होगा और यहां पर क्या होगी, रात होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब देखो 22 दिसंबर के बाद में कौन सा आ गया, जनवरी आ गया, फरवरी आ गया और मार्च आ गई, जो मैंने 30 रो आपको लिखाया था। तो इस प्रकार से अपने बना लेते हैं, इस प्रकार से। तो ये हो गया इस प्रकार से, और ये हो गया इस प्रकार से, और ये हो गया इस प्रकार से। ठीक है, और ये कौन सा हो गया, 21 मार्च। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या कहते हैं, तो यहां पर क्या है, 22 दिसंबर को क्या होती है, सर्दी होती है। तो इसलिए सूर्य जो है वो सर्दी से, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध से क्या कर रहा है, उत्तरी गोलार्ध की ओर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ठंड तो होती है, ठंड तो होती है। तो ये जो ठंड होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, वो हम थोड़ी सी बाद में बात करेंगे, पहले साधारण सी बात करते हैं। देखो अब जो प्रकाश जो पड़ेगा सूर्य का, वो किसके ऊपर पड़ेगा, इस 0 डिग्री के ऊपर पड़ेगा। किसके ऊपर पड़ेगा, 0 डिग्री। मैं लिख देता हूं, सीधा प्रकाश किसके ऊपर पड़ता है, सीधा प्रकाश 0 डिग्री के ऊपर पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा जब 0 डिग्री के ऊपर सीधा प्रकाश पड़ता है तो इसका मतलब क्या हुआ, दिन और रात क्या होंगे, बराबर। दिन और रात है क्या होगा, बराबर। और जब ये सर्दी से ऊपर आ रही है तो इसका मतलब ठंड तो है, मार्च के महीने में ठंड होती है। तो ठंड होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, सर्द विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्द विषुव कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, सर्द विषुव कहते हैं। तो ये जो आपका चैप्टर है ये हो गया आपका गतियों के बारे में, जिसके बारे में दिया हुआ है। ये क्लास 6 के लिए इतना बड़ा चैप्टर है, हालांकि ये बड़ी क्लासों के लिए भी है। इसके अंदर से कोई अगर प्रश्न आए तो वो गलत नहीं हो सकता आपके, अगर आपने इस प्रकार से अगर आंसर दिया है तो।